डाली गई हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो हम बता रहे थे आप लोगों को कि मूल मात्रक जो ऐसे राशियाँ जो किसी अन्य राशियों पर या अन्य क्वांटिटीज़ पर निर्भर डिपेंडेंट नहीं करती हैं, वो हमारी मूल राशियाँ और उनके जो मात्रक होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, या अगर मूल मात्रक पूछा जाए तो ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, प्रारंभ हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं। पहले स्टार्टिंग में 3 मूल मात्रक थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, लेंथ, मास एंड टाइम। उसका टेम्परेचर एंड विद्युत धारा, जो तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 4 हमारे पास पा रही। तो टोटल हमारे पास 7 मूल मात्रक हैं। इनके जो साल मूल राशियाँ, इनके मात्रक जो हैं मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। अब इसके बात करें, इनके जो संकेत हैं वो क्या क्या है। मीटर को एम से रिप्रेजेंटेट करते हैं, किलोग्राम को केजी से। ठीक है, मीटर को एम को, किलोग्राम को केजी से। ठीक है, सेकंड को एस से और केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला को सीडी से। ठीक है, कैंडेला को सीडी से और मोल को मोल। ठीक है, इन 7 हमारी मूल राशियां थी। इनके 7 मूल मात्रक हो गए और इनके सारे के जो रिप्रेजेंट हैं, रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, संकेत क्या है इनके सभी मूल मात्रक हो गए, एम, के जी, एस, के, ए, सी डी और मोल। इसीलिए मैंने लिखा था, क्योंकि मोल अगर आप पूरा लिखेंगे तो वो आप क्या लिख दिए हैं, मात्रक। अगर आप संकेत लिखेंगे तो MOL ही लिखेंगे। तो ये हमारे हो गए मूल मात्रक। मूल मात्रक के बाद आते हैं क्या हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये जो चार्ट था, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा आगे तक। ठीक है, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिजिक्स को समझने की कोशिश करिए। जितना फिजिक्स में रमेंगे उतना ही फिजिक्स आप में रमेगी। ठीक है, तो फिजिक्स को आप अपनाने की कोशिश करिए। आप फिजिक्स को अपनाएंगे, फिजिक्स आपको अपना लेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फिजिक्स में मेन सबसे बड़ा टॉपिक है इंटरेस्ट लाइए, कैसे भी आए, कहानी तरीके से पढ़िए, जैसे भी आए उस तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पर। हमारा क्या था, सेकंड था व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न, ठीक है, मात्रक क्या बोलते हैं, डेराइव यूनिट, डेराइव्ड यूनिट्स। देखो, मूल मात्रक के अलावा सबसे बड़ी बात यह है, जितने भी अदर मात्रक हैं सभी हमारे डेराइव यूनिट्स होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। और नाम से इस पर व्युत्पन्न मतलब दूसरे से उत्पन्न किया हुआ। व्युत्पन्न मतलब दूसरे से उत्पन्न किया हुआ। डेराइव, अगर इंग्लिश में बात करें, डेराइव मतलब किसी दूसरे से स्थापित किया हुआ। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है कि जो दूसरे से उत्पन्न हो, दूसरे पर आश्रित हो, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। सबसे एक आश्चर्यजनक बात है, फिजिक्स में हमारे पास हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन केवल 7 ही मूल हैं। बेसिक जो है, जो फंडामेंटल है, 7 थी। और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जितने भी मात्रक हैं इसके, अब सारे उन्हीं 7 पर निर्भर रहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं 7 पर डिपेंडेंट होते हैं। मान लो अगर हम फॉर एग्जाम्पल वेग का मात्रक निकालें। ठीक है, अगर आप वेग का मात्रक निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समय। ठीक है, वेलोसिटी का अगर निकालें, वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है वेग। वेग इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम किसमें मेजरमेंट करते हैं, लंबाई होती है। ठीक है, और टाइम को
टाइम का मात्रक आपको पता ही है। तो लंबाई का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है। तो क्या हो गया, वेग का जो मात्रक आ गया मीटर पर सेकेंड या, ठीक है, और मीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये वेग का मात्रक हो गया। अब अगर हम बात करें त्वरण की, इसी प्रकार एक एग्जांपल और देते, त्वरण। अगर त्वरण की बात करें तो क्या होता है, वेग परिवर्तन, ठीक है, अपान समय। वेग परिवर्तन अपान समय। वेग परिवर्तन मतलब एक प्रकार से वेग ही होता है, मतलब पहले वेग क्या था, वो वेग था, तो कोई एक निर्धारित वेग, मतलब पहले अगर कोई मान लो गाड़ी 46 से चल रही थी, बाद में 40 से हो गई, तो क्या हुआ, मीटर पर सेकंड हो गया। तो वेग परिवर्तन मतलब वेग ही हो गया, एक वेग निकलेगा लेकिन जो परिवर्तन हुआ, त्वरण एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो, तो वेग परिवर्तन या वेग का जो हमारे पास क्या था, मीटर सेकंड इनवर्स पहले से था, समय का हमारे पास सेकंड और हो गया, ठीक है, ठीक है। अब जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड की पावर -2, तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन की हमारे पास आ गई। तो व्युत्पन्न मात्रक अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं या पूर्णतः अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक या डेराइव यूनिट्स। ऐसे मात्रक जो पूर्णतः किसी अन्य मात्रक या स्लैश देके लिखते हैं, मूल मात्रकों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल आपके साथ हो गया वेग, त्वरण, ठीक है, ये दो आपको हमने एग्जाम्पल दिए। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी हम ये नहीं केवल यही दो हैं, आगे इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे हम, पूरा डिस्क्राइब करेंगे, कि ब्रॉड सिलेबस है इसका, अभी हम इसका पूरा पढ़ेंगे, तो उन सब चीज़ों मत पढ़िए। इसके बाद अब थर्ड टाइप मेरे पास और आया, देखिए दो तो हो गए, अब थर्ड टाइप क्या आया, पूरक मात्रक, ठीक है। बहुत ये देखिए समझने वाली, बहुत बड़ी समझने वाली बात है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आया क्या, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, ये तीसरा था। पूरक मात्रक को बोलते हैं इंग्लिश में है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक। अब अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री की, ठीक है, ई होता है यहाँ पे, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज़्यादा भाई। जनरल स्टूडेंट्स की अगर बात करें, नॉर्मली हम लोग जनरल बात करें स्टूडेंट, तो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि ये पूरक मात्रक है क्या, ऐसा क्या इनमें स्पेशल है कि या ये ना तो मूल मात्रक में है और ना डेराइव्ड यूनिट्स में है, ना फंडामेंटल में है ना डेराइव में है, ना मूल मात्रक में है ना व्युत्पन्न मात्रक में है। और जब कहा गया कि साथ हमारे पास मूल मात्रक है, उसके बाद जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिजिकल हमारे पास मात्रक हैं, वो सारे क्या हैं, उन सातों पे डिपेंड हैं। तो भैया जब सारे मात्रक सात वो थे और बाकी सारे इस पे डिपेंड होंगे, तो ये थर्ड कहाँ से आ गया भाई। तो ऐसे मात्रक, देखो सप्लीमेंट्री का आपने नाम सुना होगा, कभी कभी ऐसा होता है बच्चा किसी क्लास में होता है, उसकी किसी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री लग जाती है, सुना है, सप्लीमेंट्री एग्जाम अब दिया जाता है। तो जब सप्लीमेंट्री लग जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो ना पास है और ना फेल है, मतलब लटका हुआ है। सप्लीमेंट्री मीन्स लटका हुआ। तो ऐसे मात्रक ये भी लटके हुए हैं। तो ये ना तो मूल मात्रक में है और ना ही व्युत्पन्न में है, ठीक है, ना ही मूल मात्रक में है ना व्युत्पन्न मात्रक में है। ये मतलब मूल में भी है और व्युत्पन्न में भी है, और ना मूल में है ना व्युत्पन्न, ना पास है ना फेल है, और फेल भी है और पास भी है, ठीक है। यही होता है ना जब सप्लीमेंट्री लग जाती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री होती है ना, पूर्णतया ना तो मूल मात्रक में जा पा रहे हैं
यूनिट्स और ना ही व्युत्पन्न मात्रक में मतलब डेराइव यूनिट्स में जा रहे हैं। तो ये इसी अपनी क्वालिटी की वजह से पूरक मात्रक कहलाते हैं। तो और आज अभी तक सिर्फ 2 ही ज्ञात किए गए हैं हमारे पास। जो पूरक मात्रक हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, वो सिर्फ 2 हैं। एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल, 2 ही हैं। तो ये कौन कौन से हैं? 2 हैं, ए प्लेन एंगल और बी सॉलिड एंगल। ठीक है, अब अभी हम बताएंगे, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, इसको हम अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर हम देखें इन दोनों मात्रकों को, प्लेन एंगल मतलब समतल कोण और घन कोण लिख दें, वरना लड़के कहेंगे सर इंग्लिश में पढ़ा देते हो। जबकि कोशिश करो आप लोग भी वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश यूज करें। समतल कोण और घन कोण, ठीक है, 2 एंगल है हमारे पास। ये क्या है? यही दोनों हमारे क्या हैं, इनके जो यूनिट्स हैं वो पूरक मात्रक में आते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आते हैं। कोण का मतलब होता है किसी समतल, किन्हीं 2 समतलों या किन्हीं 2 रेखाओं के बीच की जो झुकाव होती है उसको क्या बोलते हैं? कोण। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, तो इनके बीच का ये जो झुकाव है थीटा, ये हमारा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ठीक है सॉरी। तो अब कोण बराबर क्या होता है? अगर हम कोण को देखें तो कोण इज इक्वल टू क्या होता है? पढ़ा होगा आपने, चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपान रेडियस। तो इसमें आर्क क्या है, चाप क्या है, ये, ठीक है। अब ये देखो होता क्या है, जो हमारा आर्क होता है, जैसे हमसे कहा जाता है कि यहां से पॉइंट ए ये है और ए से होते हुए फिर ए पर आए, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस 0 हो गई, सॉरी, हाँ, डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई इसका गोले का आयतन, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ से इसको अगर हम देखें, 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, जब आर्क नापा जाता है तो इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई में नाप लेंगे, ठीक है। तो आर्क का मात्रक क्या होगा? आर्क क्या होगा? एक लंबाई में नापा जाएगा। रेडियस क्या हो गई? वो भी लंबाई में जाएगी। तो क्या हो गया? लंबाई इसका हो गया मीटर अपॉन मीटर। तो होना क्या चाहिए? मीटर से मीटर कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जबकि आपने पढ़ा होगा कि कोण का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? रेडियन। एग्जैक्टली अगर हम बात करें आपके फार्मूले के हिसाब से, तो कोण का कोई मात्रक नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या किया मतलब साइंटिस्ट, मतलब साइंस ने क्या करवाया, साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको एक नया नाम दे दिया, क्या कि कोण का जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो पूरक मात्रक वही होते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनका वास्तव में या जिनका कोई वास्तव में मात्रक नहीं होता है, या जो वास्तव में मात्रकहीन होती हैं, लेकिन उनका मात्रक होता है। जैसे अगर फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए था, लेकिन मात्रक इसका है, क्या है? रेडियन है कोण का मात्रक। तो क्या होगा? ऐसी भौतिक राशियां जिनका फार्मूले के हिसाब से तो मात्रक नहीं होना चाहिए, मात्रकहीन होती हैं, परंतु वास्तव में उनका मात्रक होता है, पूरक राशियां कहलाती हैं, और उनका जो यूनिट होता है पूरक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाती हैं। अब स्टेरेडियन की बात करें, देखो कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब घन कोण की बात करें तो घन कोण जो होता है आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा। याद करिए, आप लोग जब जाते हैं कहाँ, तरबूज लेने गए हैं कभी? हाँ, तरबूज लेने गए हैं, ठीक है। तो ये है
तरबूज, या हमारे यहाँ गोल वाला भी आता है, हम गोली वाला बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, तरबूज, ठीक है। तो जब तरबूज वाले के पास जाते हो तो क्या बोलते हो उससे, भैया तरबूज मीठा है कि नहीं है। अब भाई वो तो कहता है भैया हम गुस्से नहीं बैठे हैं, देख लो है कि नहीं है। तो क्या कहते हो, ठीक है, एक पीस निकाल के देता है फिर वो दिखाने के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ है, जो हमारा घन कोण है, इसको आप बहुत ध्यान से समझना, 12th में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। आपकी 12th में है गॉस थ्योरम, उसमें घन कोण का यूज़ पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताता चाहूँगा कि ये 12th में आपको पढ़ना है, तो इससे क्या होगा, आप लोग ये चीज़ इंपॉर्टेंट में रखेंगे, हाँ आगे इसको पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, तो ठीक है। तो सॉलिड एंगल होता क्या हम बता रहे थे, इसे समझाने के लिए हमें आपको एग्जांपल दिया। तरबूज लेने जाते हो तो आप तरबूज खरीदते हो तो वो क्या देता है, एक टुकड़ा निकाल के देता है, कैसे, ऐसा टुकड़ा, ठीक है, कुछ इस तरीके का टुकड़ा निकाल के देता है। अगर इसी टुकड़े की बात करें यहाँ पे बनाएं तो कुछ इस तरीके से टुकड़ा देता है। ये कैसा 3D डायमेंशनल में होता है, ध्यान देना, वहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है, अगर देखो, ठीक है। तरबूज ऐसा होता है और ठीक कुछ इस तरीके से निकाल के देता है। इसमें यहाँ पे बीज होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगर कभी कोई पूछ दे कोण और घन कोण क्या होता है तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो सबसे बड़ा समझाने का तरीका, दो प्लेन, दो समतलों के बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है, कोण कहलाता है। दो रेखाओं के बीच बना हुआ कोण क्या कहलाता है, दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो होता है, झुकाव, दो रेखाओं के बीच या दो प्लेन के बीच का जो झुकाव होता है वो कोण कहलाता है, प्लेन एंगल कहलाता है। लेकिन अगर हम कुछ इस तरीके से बात करें, ध्यान देना, ये 1, 2 और 3, ठीक है, ये थोड़ी पीछे गए। अब इन तीन के बीच में ये जो एंगल है, ठीक है, तो दो या दो से अधिक प्लेन समतलों के बीच में जो बना हुआ एंगल होता है वो क्या कहलाता है, घन कोण, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे थे। तो अगर हम बात कर लें इसका, देखो बहुत ध्यान रखिएगा, अगर इसकी रेडियस हम मान लें r है, ठीक है, ये तरबूज का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है, तो आपने पढ़ा होगा छोटे से पार्ट को हम d, अगर बहुत बड़ा होता है जैसे, तो जैसे कोई l है, ठीक है, लेंथ l है और उसका कोई छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उसके आगे स्मॉल d लगा देते, dl लिख देते, तो मतलब उसी का कोई छोटा सा पार्ट है। तो हमने मान लिया ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो ये उसका पृष्ठ हो गया, उसकी रेडियस हो गई r, ठीक है, एंगल थीटा ए, इसको कहते हैं डी ओमेगा, ठीक है, एंगल जो हमारे पास है डी ओमेगा है। अब अगर बात करें यहाँ से, अगर हम इसको आगे बढ़ा दें और इस पर एक परपेंडिकुलर लंब डाल दें, ठीक है, अगर इस पर हम एक लंब डाल दें, तो अगर हम बात करें क्या, डी ओमेगा कैसे निकालेंगे, तो डी ओमेगा जो होता है हमारा वो क्या होता है, डी एस कॉस थीटा अपॉन क्या होता है, डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, आप याद रखिए। डेरिवेशन कैसे होता है ये सब आगे होगा, ठीक है, हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब जब ओमेगा, ये मतलब उसका छोटे से पार्ट का हमने निकाल लिया क्या, ठीक है, छोटे से पार्ट का निकाल लिया। अब अगर हम पूरे पृष्ठ का हमें वो निकालना है, क्षेत्रफल या सब कुछ, तो कैसे निकालते हैं, तो डी हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ऑफ डी ओमेगा, ठीक है। अगर ओमेगा निकालते हैं तो वो क्या होता है, इंटीग्रेट ऑफ डब्ल्यू की तरह लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो डब्ल्यू ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेट ऑफ डी ओमेगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, डी ओमेगा की वैल्यू हमेशा क्या होती है 4 पाई, ठीक है,
4 पाई, और इसका जो मेजरमेंट मतलब यूनिट होती है, सॉरी, घन कोण की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन, याद रखना स्टेरेडियन। ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम पड़ेगा, ठीक है, तो इनको याद रखा। आगे इसको भी हम डेराइव कराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो हमने आज क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज़, उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट, उसके बाद 3 टाइप ऑफ हैं, कौन सा, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स, उसके बाद डेराइव यूनिट, तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते, खुद में परिपूर्ण होते हैं, किसी अन्य के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से या किन्हीं अन्य मात्रकों से डेराइव किए हुए मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जो पूर्णतया किसी अन्य पर डिपेंडेंट होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया था। पूरक मात्रक जो ना मूल मात्रक होते हैं और ना ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक कहलाते हैं। इनका सिस्टमैटिक क्या होता है, हमने बताया कि ऐसे मात्रक जिनका मात्रक नहीं, ऐसी राशियां जिनका, अब देखो, अब यहाँ अगर हम बात करें क्वांटिटीज़ की, पूरक मात्रक की, जब पूरक क्वांटिटीज़ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी राशियाँ जिनका फार्मूले के हिसाब से यूनिट्स नहीं होनी चाहिए, बट वास्तव में उनकी कोई ना कोई यूनिट होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट आपके पास 2 हैं, एक हमने बताई पहली ए नंबर प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, और सेकंड हमने बताया बी सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये 2 थी, आज हमने इनके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब कल की क्लास में आगे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और मिलते हैं अब कल की क्लास में। क्लास को शेयर करें, बीच में जो इंटरप्शन हुआ उसके लिए सॉरी, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।